दोस्तों, अगर आप एक प्रॉप फर्म के चैलेंज को पास करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, वरना आप इसे नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉप फर्म्स के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे ट्रेडिंग प्लान को डिकोड करेंगे जिसका पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ और मैंने कई बार प्रॉप फर्म के अकाउंट को पास किया है इसका यूज़ करके। अगर आप प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ में इस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी प्रॉप फर्म के चैलेंज को बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। और देखिए, ये कोई ऐसा वीडियो नहीं होने वाला कि मैं वैसे ही कोई ऊपरी ऊपरी नॉलेज देके इसको छोड़ दूँ। नहीं, मैं प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें डिटेल में जाके बताऊंगा जिससे आप उसको अभी तुरंत ही अपनी ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो पूरी वीडियो को देखना होगा बिना स्किप किए, क्योंकि आपने एक भी स्टेप को अगर मिस किया तो ये ट्रेडिंग प्लान अधूरा रह जाएगा और काम नहीं करेगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने कंप्लीट रोड मैप आपके लिए तैयार किया है। तो सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे कि एक अच्छी प्रॉप फर्म कैसे चूज करते हैं। फिर मैं आपके साथ में स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। उसके बाद में हम देखेंगे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इसको कैसे करना है प्रॉप फर्म अकाउंट के हिसाब से। और लास्ट में हम बात करेंगे कि एक प्रॉप फर्म के अकाउंट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो किस टाइप की आपकी साइकोलॉजी रहनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रॉप फर्म के बारे में। देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है और मैंने इसको सबसे पहले इसीलिए रखा है क्योंकि आप देखिए, कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, लेकिन अगर आप एक गलत प्रॉप फर्म को चूज़ कर लेते हो काम करने के लिए तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो आजकल मार्केट में इतनी ज़्यादा प्रॉप फर्म चल रही हैं उसमें से 90% से ज़्यादा प्रॉप फर्म जेन्युइन नहीं है। ओके, तो आपको सबसे पहले एक ऐसी प्रॉप फर्म चूज़ करनी होगी जिससे आपको ये टेंशन ना हो बाद में कि ये मेरा पे आउट रिजेक्ट ना कर दे, मेरी केवाईसी रिजेक्ट ना कर दे, या फिर कोई और इशू आपको नहीं होना चाहिए। आप अगर प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉपर आपको मिलना चाहिए वो प्रॉफिट। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इस डिटेल में नहीं जा सकता मैं कि प्रॉप फर्म अकाउंट को कैसे चूज़ किया जाता है प्रॉपर प्रॉप फर्म को। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने प्रॉपरली डिटेल में आपको बताया है कि एक बेस्ट प्रॉप फर्म को आप कैसे चूज़ कर सकते हो। राइट, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, एक बेस्ट प्रॉप फर्म आपको सबसे पहले चूज़ करनी है। ओके, तो अब बात करते हैं मेरी स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, मैंने इसका नाम दिया है माई अनसीक्रेट स्ट्रेटजी। ठीक है, क्योंकि ये कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि मैं बहुत ही आसान चीज़ों में बिलीव करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ इजी चीज़ों से ही पैसा बनता है। बहुत ज़्यादा तामझाम आप डालेंगे उसमें तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। ओके, इसलिए मैंने इसका नाम दिया अनसीक्रेट स्ट्रेटजी। कोई इसमें सीक्रेट नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। राइट, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैं अपनी स्ट्रेटजी के अंदर दो चीज़ों का यूज़ करता हूँ। पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम दो चीज़ों पे काम करेंगे, पहला ट्रेंड बेस्ड, दूसरा एरिया बेस्ड। तो पहले हम बात करेंगे ट्रेंड बेस्ड ट्रेड्स को हमें कैसे प्लान करना होता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर देखते हैं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड में ट्रेड करते होंगे। तो हम गोल्ड को समझते हैं पहले कि गोल्ड को मैं किस तरीके से देखता हूँ। ओके, तो देखिए, यहाँ पे एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे गोल्ड में आया था। तो देखिए, अब ट्रेंड क्या होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे अब ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, बस आप यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई ट्रेंड फॉर्मेशन होता है तो उसमें दो वेव बनती हैं, एक इम्पल्सिव वेव और एक करेक्टिव वेव। क्या होती है ये? तो देखिए, यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो पहले एक अच्छा अप मूव आया जिसको हम कहेंगे एक इम्पल्सिव वेव बनी। फिर थोड़ा सा एक करेक्शन आएगा, उसको बोलेंगे हम करेक्टिव वेव। अगेन एक इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। राइट, तो इस तरह से ही ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है, करेक्टिव वेव और इम्पल्सिव वेव के फॉर्म में। जब डाउन ट्रेंड होगा तो फिर अगेन एक इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव एंड सो ऑन। ओके, अब आपको
इसमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, जब भी ट्रेंड आपको मिलता है कोई, तो देखिए आपको सिर्फ एक टूल का यूज़ करना है, फिबोनाची लेवल। ओके, कैसे यूज़ करना है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे फिबोनाची लेवल को यूज़ कैसे करना है, जब भी इम्पल्सिव वेव बनेगी ट्रेंड की, उसका आपको लो लेना है और आपको हाई ले लेना है उसका। तो आपके पास ये कुछ लेवल्स आ जाते हैं। अब देखिए आप अपने चार्ट में जब ट्रेडिंग के ऊपर ये टूल लगाएंगे तो ये कलरफुल दिखाई देगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको कलरफुल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैंने इसके कलर्स में थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं, क्योंकि मेरे को ये सिंपल वाला मेरे को पसंद है यूज़ करना। ओके, तो आप जैसा मर्जी चाहो वैसा यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको इन लेवल्स पे ध्यान देना है। तो इन लेवल्स में से भी आपको सिर्फ 2 लेवल्स पे ध्यान देना है, एक 0.5 का लेवल और एक 0.61 का लेवल। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 3 लेवल, 0.382, 0.5 और 0.61। तो आपको 0.61 और 0.5 के लेवल पे ध्यान देना है, क्योंकि जब भी ट्रेंड का रिवर्सल होगा 70 to 80% के 80% केसेस में इन्हीं लेवल से होगा। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से करेक्शन हुआ और 0.61 के लेवल से ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ओके, और देख लेते हैं। अगेन यहाँ से इम्पल्सिव वेव का लो लिया, इम्पल्सिव वेव का हाई लिया। अगेन आप देख सकते हो 0.61 के लेवल से अगेन ही ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो गया यहाँ। ओके, और देखते हैं। अगेन इम्पल्सिव वेव का लो लिया, हाई लिया। अगेन आप देख सकते हो 0.5 के लेवल से यहाँ से कंटिन्यू हो गया ट्रेंड। एक बार और देख लेते हैं लास्ट। अगेन इम्पल्सिव वेव का लो, इम्पल्सिव वेव का हाई। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 0.61 के लेवल से अगेन यहाँ से रिवर्सल। तो फिबोनाची लेवल ट्रेंड के केस में बहुत सबसे बेहतरीन काम करता है ये। तो इससे आपको एरिया मिल जाएगा कि हमें किस एरिया पे अपनी ट्रेड को प्लान करना है, राइट। और मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे बता दूँ आपको आपके लिए 2 टाइम फ्रेम वैसे सफिशिएंट रहने वाले हैं। एक 4 घंटे का टाइम फ्रेम जिसपे आपको मेजर ट्रेंड चेक करना है मार्केट का। दूसरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम जिसपे आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है। ओके, उससे छोटा टाइम फ्रेम आपको यूज नहीं करना है। मैं पर्सनली 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये लेवल सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, फॉर्मेशन सस्टेन करेगा नहीं करेगा, जो भी कैंडल फॉर्मेशन होगा। ओके, तो आपको यूज़ करना है एंट्री के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे आपको एरिया मिल गया फिबोनाची के लेवल के हिसाब से। उस एरिया में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल फॉर्मेशन किस तरीके का हो रहा है, वहाँ पे आप अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें देखना है ट्रेंड बेस्ड ट्रेड्स को। ओके, अब बात कर लेते हैं एरिया बेस्ड ट्रेड को कैसे देखना है आपको। ठीक है, दूसरा देखेंगे एरिया बेस्ड ट्रेड। तो गोल्ड में ही देख लेते हैं एक बार एरिया बेस्ड ट्रेड को आपको कैसे देखना है। ठीक है, तो देखिए एक तरीका है एरिया बेस्ड ट्रेड का आपका सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप सभी जानते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। एक मैं देखता हूँ सपोर्ट मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं उनका लेवल्स देखता हूँ मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही। दूसरा गोल्ड के केस में एक स्पेशल लेवल और देखता हूँ मैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं गोल्ड के अंदर। मैं कुछ लेवल ड्रॉ करता हूँ रैंडमली। ओके, देखते हैं क्या होता है। एक ये लेवल ड्रॉ किया, एक ये लेवल, ड्रॉ नहीं हुआ, ये लेवल, उसके बाद में ये लेवल, उसके बाद में ये। अभी थोड़ा सा लेवल ड्रॉ कर दूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉजिक क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ आपको। ओके, आपको मज़ा आ जाएगा। ये जो मैं अब जो आपसे शेयर चीज़ करने वाला हूँ, ये मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी ने आपको शेयर करी होगी। ओके, तो एक बार देख लेते हैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ। ठीक है, जो मैंने लेवल ड्रॉ करे हैं उन पे एक नज़र मारिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये लेवल है 2950 का लेवल। ओके, यहाँ पे एक एरिया अच्छा वर्क किया है इसने, यहाँ पे बाकायदा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ। 3100 का लेवल है, यहाँ पे भी अच्छा खासा रिएक्शन दिया मार्केट ने।
उसके बाद में 3130-50 का लेवल है, यहाँ पे भी एक अच्छा एरिया बना। 3100 का लेवल आया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं बना, फिर भी यहाँ पे रिएक्शन दिया है, इस एरिया के अंदर भी कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद में 3150 का लेवल, 3200 के लेवल पे इसने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अगेन 3250 के लेवल से यहाँ से ये कंसोलिडेशन करके हाई चांस है कि नीचे आएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये गोल्ड के अंदर जो 50 के और जो 100 के लेवल होते हैं वो अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। उन एरियाज़ में आपके जो इन लेवल्स पे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर लगे होते हैं, तो यहाँ पे मार्केट ज़रूर रिएक्शन देता है, 90% केसेस में रिएक्शन देता है। तो आपको हमेशा इन लेवल्स को चेक करना है कि इन लेवल्स पे किस तरीके का मार्केट में बिहेवियर आ रहा है, प्राइस बिहेवियर किस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन आपको ट्रेड मिल सकती हैं, क्योंकि देखिए मैंने रैंडमली ये ड्रॉ किए, फिर भी आप देख सकते हो कितने अच्छे यहाँ पे एरिया फॉर्मेशन हुए हैं। ओके, तो जब भी आपको आगे का भी नहीं पता कि गोल्ड कहाँ तक जाएगा, तो सिंपली आप इनको एरियाज को आप मार्क करके रख सकते हो, तो आपको इजीली अच्छे ट्रेड यहाँ पे मिलेंगे। अब इसी तरीके से ये ऊपर गया है गोल्ड, अब ये नीचे आएगा तब भी इसी तरीके से आएगा। जैसे यहाँ पे 3250 का जो लेवल है, यहाँ पे आके ये कंसोलिडेशन कर रहा है, यहीं से ये नीचे आएगा। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा 3200 के लेवल, या तो 3200 के लेवल पे सपोर्ट लेगा और यहाँ से फिर अगेन बनाएगा, नहीं तो इसको ब्रेक करता है तो यहाँ रीटेस्ट करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर यहाँ आएगा। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये नीचे भी आएगा। तो आपको एक बहुत लंबा ट्रेंड यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो इन लेवल्स का यूज़ करके। तो ये स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन काम करती है गोल्ड के अंदर। आई होप ये आपको जान के मज़ा आया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नया जानने के लिए मिला है अभी ये लेवल वाली चीज़ को जान के, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखता हूँ एरिया में, तो यही हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बन गए हैं गोल्ड में तो परफेक्टली। ठीक है, बाकी ये है कि थोड़ा एरिया से इधर उधर भी सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं, तो उन पे भी मैं उन एरियाज़ को देखता हूँ, उसमें वहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसा प्राइस बिहेवियर है, फिर मैं अपनी ट्रेड को प्लान करता हूँ। ओके, तो आपको ट्रेंड समझ में आया, वहाँ पे कैसे एरिया फाइंड आउट करना है, ट्रेड प्लान कर रही हैं। यहाँ पे आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का समझ में आया, किस तरीके से आपको देखना है उसको। ठीक है, दूसरा अब हम बात कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम की, कि हमें अपनी ट्रेड को देखना प्लान कैसे कर रहे हैं। तो जैसे हम अभी का करंट का सिनेरियो देख लेते हैं क्या है इसमें। तो एक बार मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देख लेता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई हमको एक एरिया मिल गया, राइट। तो ये हमने देख लिया कि भाई एक तो अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो रहा है, एक दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है प्राइस। दूसरा आपने देख लिया कि भाई 3250 का लेवल भी है इसके आसपास, तो डबल कंफर्मेशन हो गया आपके पास में। अब यहाँ पे प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल लिया, यहाँ से रीटेस्ट भी हो चुका है। तो रीटेस्ट करने के बाद में अब ये प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है, तो एक ये स्टेबिलिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पे जब प्राइस ने रीटेस्ट कर दिया और यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन आप देखोगे, तो यहाँ रीटेस्ट करने के बाद में देखिए ये कैंडल बना रिजेक्शन, यहाँ से इतना बड़ा रेड कैंडल बना। ठीक है, तो इस कैंडल पे मैं ट्रेड करता ही करता है इसको। तो कैंडल फॉर्मेशन आपको 15 मिनट का देखना है कि किस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बन रही है, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, अगर ऊपर जा रहा है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो मैं यहाँ देखता कि हैमर कैंडल बन रही है। तो कैंडल फॉर्मेशन आप जानते ही हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, और ये कैंडल फॉर्मेशन जैसे कोई बड़ी रेड कैंडल बनी है, मोरोबुजू कैंडल बनी है, प्राइस ने कंसोलिडेशन करके यहाँ थोड़ा ब्रेक दे दिया है, ऐसा जब फॉर्मेशन मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आपको सिंपली वहाँ ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से ये लेवल हुआ, तो यहाँ मैं ट्रेड प्लान करना पसंद नहीं करता, मैं जनरली रीटेस्ट पे ट्रेड प्लान करना अपनी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बनी तो मुझे पता चल गया यहाँ से रीटेस्ट भी हो गया लेवल, ये यहाँ से अच्छी कैंडल फॉर्मेशन भी हो गई। तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेड एंट्री करता हूँ और यहाँ पे मैं एसएल डाल देता हूँ, राइट। और यहाँ तक के लिए मैं टारगेट अपना इजीली रख सकता था, यहाँ पे 3200 का टारगेट यहाँ हम इजीली रख सकते हैं। ओके, प्राइस दोबारा से जाता है यहाँ पे, तो हमें वेट करना है अगेन यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन हो रहा है कैंडल का, अगेन हमें रिवर्सल के लिए यहाँ देखना होगा। ओके, तो इस तरह से हमें छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। और जो मैंने आपको बताया था ट्रेंड फॉर्मेशन, एक बार 4 घंटे पे दोबारा जाते हैं।
देखिए ट्रेंड, जब हमने फिबोनाची की लेवल की बात करी थी यहाँ पे, जब हम ट्रेंड मिला था अच्छा खासा, तो देखिए जो 0.5 और 0.6 का लेवल है ना, वहाँ पे अगर कोई ये वाला राउंड नंबर बन रहा हो आपका 50 या 100 का लेवल, ठीक है, 3100 का लेवल, 3150 का लेवल, ऐसा कोई लेवल बन रहा हो तो वो हमारे लिए डबल कंफर्मेशन हो जाता है। तो उस वो एरिया और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है हमारे लिए, और ज़्यादा अच्छी ट्रेड वहाँ हम प्लान कर सकते हैं, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोग इस तरीके से अपने एरियाज़ को फाइंड आउट करना है, कहाँ पे हमें ट्रेड करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल फॉर्मेशन चेक करेंगे इन एरियाज के ऊपर, कैसा बिहेव कर रहा है प्राइस, और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे अपना, ठीक है। आप इस सिंपल सी चीज़ को अगर फॉलो करते रहते हो तो मैं बता रहा हूँ और कुछ देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से प्यारे प्यारे आप ट्रेड डेली के यहाँ पे बना सकते हैं, ओके। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? मैं कहूँगा नहीं। वो इसलिए कहूँगा क्योंकि देखिए ये लेवल्स के बारे में, फिबोनाची लेवल के बारे में, ट्रेंड फॉर्मेशन के बारे में कौन नहीं जानता आज के डेट में मार्केट के अंदर। और जो ये सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह, ट्रेंड लाइन्स वगैरह के बारे में नहीं जानता, तो मैं कहूँगा उसको ट्रेडर बोलना ही बेकार है, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं, ओके। तो इसके अलावा भी हमें कुछ एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होते हैं जो हम ले सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा। तो फंडामेंटल एनालिसिस का जैसा ही हम इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ में, तो हमारा जो ट्रेड के साथ में जो कंफर्मेशन है, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स हैं, हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब उसको डिटेल में समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे हम यूज़ करेंगे अपनी ट्रेड को प्लान करने के लिए। देखिए अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे पहले आपने किसी और से ना ये सीखा हो ना सुना हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले जो मैं गोल्ड के लिए देखता हूँ वो देखता हूँ डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स आपको इजीली ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट मिल जाएगा। डॉलर इंडेक्स का गोल्ड के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप काम करता है, यानी कि जब डॉलर नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और जब डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे जाएगा, राइट। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था गोल्ड का अप ट्रेंड को, तो गोल्ड का जो अप ट्रेंड है वो करीब यहाँ पे जनवरी से स्टार्ट हुआ था, ओके, और काफ़ी लंबा चला था। अब डॉलर इंडेक्स में इस टाइम पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि जनवरी से गोल्ड का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, काफ़ी लंबा चला था, अभी तक चल ही रहा है, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों चार्ट का हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप काम करता है, यानी कि जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रांग होगा, और डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड यहाँ पे वीक होगा। अब अगर हमें ये पता लग जाए कि भाई डॉलर कब वीक होगा, कब स्ट्रांग होगा, कब इसमें किस टाइप का मूवमेंट आएगा, ये हमें पहले पता लग जाए, तो हमें इजीली ये भी पता लग जाएगा कि भाई गोल्ड में अब क्या होने वाला है। क्लियर है? तो अब समझते हैं कि भाई डॉलर के अंदर कब क्या होने वाला है, ये हमें कैसे पता लग सकता है, ठीक है। तो देखिए डॉलर है क्या? डॉलर एक करेंसी है। कहाँ की करेंसी है? यूएसए की करेंसी है। तो हमें ये समझना होगा कब कोई करेंसी स्ट्रांग होती है, कब कोई करेंसी वीक होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इंडियन मार्केट के अंदर जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप कैसे उसकी एनालिसिस करते हो कि भाई वो यहाँ से स्ट्रांग हो सकता है स्टॉक का प्राइस या फिर वीक हो सकता है। ये आप देखते हो उसके फंडामेंटल एनालिसिस करके। आप क्या देखते हो? उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो, ओके, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हो, उसका डेट कितना है उसके ऊपर देखते हो, सारे रेशियोज देखते हो, आरओसी, आरओई, ये सब देखते हो उसके बारे में। तो उससे आप जज करते हो कि भाई वो स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा भविष्य में। ओवरऑल आप उस स्टॉक के बारे में ये देखते हो फाइनेंशियली वो इस कंपनी कैसा कर रही है, उसके बेस पे उसका स्टॉक प्राइस भी परफॉर्म करेगा। ठीक उसी तरीके से किसी देश की करेंसी उस देश का एक स्टॉक मान के चलिए आप, उस वो करेंसी कैसा परफॉर्म करेगी, वीक होगी या स्ट्रांग होगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो उस देश की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करती है। उसकी देश की इकोनॉमी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो करेंसी भी स्ट्रांग होगी। उसकी देश की इकोनॉमी अगर गड़बड़ चल रही है उस देश की तो उसकी करेंसी भी वीक होगी। तो डॉलर का प्राइस कैसा बिहेव करेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यूएसए की इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, राइट। अब ये देखते कैसे हम इकोनॉमी के अंदर, पता कैसे लगेगा हमें क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अब हम डिटेल में चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की कि कोई करेंसी कब स्ट्रांग होगी कब वीक होगी, वो हमें कैसे पता लगता है।
तो देखिए, जब भी किसी करेंसी की हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक इकोनॉमिक डेटा और एक जियोपॉलिटिक्स। इकोनॉमिक डेटा में उस कंपनी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ें देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये चीज़, उस कंट्री का जीडीपी डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, रिटेल सेल्स का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा, इंटरेस्ट रेट्स, सेंट्रल बैंक की मीटिंग्स एंड स्टेटमेंट्स, ट्रेड बैलेंस, फिस्कल पॉलिसी। ये वो पॉइंट्स हैं जो एक इकोनॉमी के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब ये सारे डेटा जो है आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट डेटा आपने सुना होगा, इनमें नॉन फार्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जॉब ओपनिंग। अब ये डेटा सारे लिखे हैं मैंने यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले डॉलर की ही बात करेंगे। ओके, इन्फ्लेशन डेटा में आपने सुना होगा सीपीआई डेटा, पीपीआई डेटा आता है। ओके, तो ये सभी डेटा हमें चेक करने होते हैं। ये सभी डेटा अगर उस करेंसी के फेवर में आ रहे हैं, ओके, मान लीजिए यूएसए की बात करें तो ये सारे यूएसए के डेटा अगर उसके इकोनॉमी के फेवर में आ रहे हैं, जिससे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो डॉलर भी स्ट्रांग होगा। अगर ये उसके अगेंस्ट आ रहे हैं तो डॉलर वीक होगा वहाँ पे। ओके, ये सारे डेटा का प्रॉपर एक कैलेंडर बना हुआ है, वहाँ से सारे डेटा आप चेक कर सकते हो। वो कहाँ देख सकते हो आप? फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। तो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर ये प्रॉपर एक कैलेंडर आपको मिल जाएगा। यहाँ से जब आप इसकी वेबसाइट खोलोगे ये कैलेंडर आपको दिख जाएगा। यहाँ से आपको फिल्टर लगाना है सिंपली, ये यहाँ से ये सारे हटा देने हैं, खाली रेड फोल्डर को आपको रखना है। क्योंकि देखिए, जो रेड फोल्डर है उसी में आपके जो इम्पोर्टेंट डेटा हैं जिससे इफेक्ट पड़ता है एक्चुअली उस करेंसी के ऊपर, वो सिर्फ रेड फोल्डर वालों से पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटेल सेल्स का डेटा, कोर रिटेल सेल्स। ठीक है, ये सारे डेटा आपको जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं वो सारे आपको यहाँ देखने के मिल जाएंगे। वहाँ आप चेक कर सकते हो, उनका टाइम और डेट वहाँ दे रखा होता है ऑलरेडी कि कब ये डेटा रिलीज होने वाला है, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो। ओके, अभी थोड़ा सा और बात करेंगे इसके बारे में। उससे पहले दूसरा जो पार्ट होता है वो जियोपॉलिटिक्स का होता है। तो जियोपॉलिटिक्स के अंदर हमको मेनली दो चीज़ों को देखना होता है, ट्रेड वॉर और मिलिट्री वॉर। मिलिट्री वॉर आप जानते हैं, जब दो देशों के बीच में कोई युद्ध चल रहा होता है तो वो युद्ध उन दोनों देशों की करेंसी को भी अफेक्ट करता ही करता है, राइट। और ट्रेड वॉर क्या होता है, जब दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर या तो टैरिफ लगा रहे होते हैं, जो भी उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ प्रतिबंध या फिर सैंक्शंस लगा रहे होते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि करंटली यही सिचुएशन मार्केट में चल रही है। जैसा कि आपको पता होगा, ट्रंप ने पूरी दुनिया की कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं बहुत ज़्यादा, खास करके चाइना के ऊपर। तो पूरी वर्ल्ड के अंदर अभी टैरिफ वॉर छिड़ चुकी है, यानी कि ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है। तो आपने पिछले कुछ दिनों में देखा भी होगा, मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े मूव देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वो इसी टैरिफ वॉर का नतीजा है। अगर आप डिटेल में अगर इसको समझना चाहते हैं कि टैरिफ, ये जो अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, इसका किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट के ऊपर असर आएगा और कैसे इस सिचुएशन में आपको ट्रेड करना चाहिए, तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिख जाएगा जो कि मैंने रिसेंटली बनाया हुआ है। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि टैरिफ वॉर होती क्या है और इसका किस तरह से मार्केट के ऊपर अफेक्ट आएगा, गोल्ड के ऊपर कैसे अफेक्ट आएगा, करेंसी पेयर्स के ऊपर कैसे अफेक्ट आएगा और कैसे आपको ट्रेड करना है। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है वो आके आप जाके आप जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए तो अभी तो ये सिचुएशन चली रही है, तो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमें देखना होता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल से ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का कितना बड़ा रोल है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ओके, चलिए मैं अब चार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गोल्ड का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक बार USD JPY देखते हैं, USD JPY। USD JPY खोल लिया हम लोगों ने। इसका वन डे चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ये बड़ा मूव दिख रहा है आपको। जुलाई 2024 के अंदर जैसे ही बैंक ऑफ जापान ये अनाउंस करता है कई सालों के बाद कि हम अपने इंटरेस्ट रेट यहाँ से लगातार बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पे
एक बहुत बड़ा हमें डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। ओके, तो केवल एक इंटरेस्ट रेट का डिसीजन इतना बड़ा मूव ला सकता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस, ये जो टेक्निकल एनालिसिस आप करते हो, ट्रेंड देखते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हो, एरिया देखते हो, चार्ट फॉर्मेशन देखते हो, ये चार्ट्स फॉर्मेशन बनते क्यों है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड के पीछे का रीजन, अप ट्रेंड के पीछे का रीजन क्या है, वो आपको मिलेगा, ये सारे आंसर्स मिलेंगे आपके फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। क्योंकि पूरा फॉरेक्स मार्केट ड्राइव होता है फंडामेंटल्स के ऊपर। ओके, और इसी चीज़ को लोग पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं। अपने इंडियन फॉरेक्स ट्रेडर ज़्यादातर इसको यूज नहीं करते, इंटरनेशनल ट्रेडर्स इसकी इंपॉर्टेंस को काफ़ी समझते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल हुआ, जैसे ही इंटरेस्ट रेट यहाँ से अनाउंस किया बैंक ऑफ जापान ने, यहाँ पे बड़ा डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही एक एग्जांपल और आपको देता हूँ मैं, यूएसडी कैट। यूएसडी कैट में आपने देखा होगा, यहाँ से एक लगातार एक बड़ा मूव देखने के लिए मिला था, क्योंकि यहाँ ये वो एरिया था जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने वाले थे। तो प्रेसिडेंट बनने से पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूँ तो 25% टैरिफ लगा दूंगा मैं कनाडा के ऊपर। और कनाडा सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है, जो ट्रेड करता है, वो करता है यूएसए के साथ में। अगर वो टैरिफ लगा देगा तो यहाँ पे कनाडा की जो करेंसी होगी वीक होगी, इसीलिए एक अच्छा बड़ा मूव देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं और वो 25% टैरिफ लगा देते हैं कनाडा के ऊपर, तो अगेन एक अप मूव देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये सिर्फ एक उनके टैरिफ अनाउंसमेंट की वजह से इतना बड़ा मूव आ गया, इतना बड़ा हमें अप ट्रेंड देखने के लिए मिल गया यूएसडी कैट के अंदर। ठीक है, अगर आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर रिलाई करते तो आप ये सिर्फ चार्ट देखते रह जाते, आपको पता ही नहीं चलेगा कभी ये कितना लंबा ट्रेंड हो सकता है, कितना शॉर्टर ट्रेंड हो सकता है। ये मूव, बड़े बड़े मूव आते रहते हैं, आपको कभी समझ नहीं आएगा ये अचानक से सडन मूव कैसे आ गया। तो आपको फंडामेंटल्स एनालिसिस सीखनी ही होगी, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको अलग मजा ही आएगा ट्रेड करने में, राइट। तो दो एग्जांपल हो गए इसके। ऐसे ही हर करेंसी के ऊपर अफेक्ट आता है उस देश के जो फंडामेंटल्स हैं उस चीज़ का, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो डॉलर का आता है। यूएसए के अंदर क्या हो रहा है उसका आता है, क्योंकि आपको पता है डॉलर ही पूरे फॉरेक्स मार्केट को अभी के लिए डोमिनेट करता है और ड्राइव करता है। तो देखिए, ये तो बात हो गई, मैंने बता दी आपको कि कितने बड़े बड़े ट्रेंड फॉर्मेशन हो जाते हैं केवल फंडामेंटल्स के बेस पे। तो लेकिन अगर आपको ये डिटेल में अब समझ में कैसे आएगा कि भाई जीडीपी डेटा है, जीडीपी डेटा का कितना असर होगा, एम्प्लॉयमेंट डेटा का कितना असर होगा, रिटेल सेल्स, इन सभी को डिटेल में वन बाई वन आपको समझना है कि ये डेटा होते क्या हैं और ये कौन सा डेटा हमें किस तरीके से देखना चाहिए और कितना किस डेटा का इफेक्ट होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे डिटेल में अगर जाएंगे इसके, तो 1 घंटे का और सेशन लग जाएगा इसमें। तो इसीलिए इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला सकता हूँ अगर आप चाहो तो। अगर आप चाहते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस आप बहुत ज़्यादा डीपली सीखना चाहते हो और अपने ट्रेडिंग गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में लिखिए आई वांट टू लर्न फंडामेंटल एनालिसिस। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड सेशन लेके आऊँगा, जिसमें मैं कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस आपको बिल्कुल 0 to एडवांस सिखा दूंगा। ओके, तो देखिए, मेरा फॉरेक्स मार्केट के अंदर सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस इज इक्वल्स टू कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर रिलाई करते हैं तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस सबको आती है और आप जानते हैं कितने लोग प्रॉफिट बना पाते हैं, 90% लोग लूज ही करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी। ओके, तो डोंट वरी, आप चैनल को से जुड़े रहिए, मैं सारी चीज़ें आपको सिखाते हुए जाऊंगा। ओके, तो ये रहती है मेरी कंप्लीटली स्ट्रेटजी। ओके, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में मैं एरिया देखता हूँ, ट्रेंड देखता हूँ, उस वहाँ पे फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके मैं अपनी एंट्रीज का प्लान करता हूँ। एग्जिट प्लान आपको कैसे करना है ये हम रिस्क मैनेजमेंट वाले पार्ट में देखेंगे। ओके, तो मैं इस और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मैं फंडामेंटल्स को चेक करता हूँ डेली बेसिस पे। ओके, और आप चाहते हैं कि पूरा फ्रेमवर्क में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए वीडियो बनाऊं तो मैंने आपको बता दिया, आप कमेंट करिए, मैं बनाऊंगा। ओके, अब चलिए देखते हैं कि हमें रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना है फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए। देखिए, अगर आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटजी भी आ जाए ना,
फिर भी आप लॉस ही करोगे अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट पुअर है तो। और खासकर फंडेड अकाउंट के केस में ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सारा खेल रिस्क मैनेजमेंट का ही है एक फंडेड अकाउंट के अंदर। तो इस पार्ट को सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी है। आप स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा ढील दे सकते हो, चलेगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करना है। जो भी मैं यहाँ रूल्स बताने वाला हूँ आपको, वो बिल्कुल आंख बंद करके अगर आप फॉलो करते हो तो आप ये विश्वास मानिए, आप बड़े ही आराम से फंडेड अकाउंट को पास करोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहली लाइन भी लिख रखी है आपके लिए, देयर इज नो मैजिक, ओनली रिस्क मैनेजमेंट वर्क्स। ठीक है, कोई भी आपको मैजिक स्ट्रेटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कहीं पे। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो कोई भी स्ट्रेटेजी बेस्ट काम करेगी आपके लिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते हो तो आप वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ भी लॉस ही करके आओगे। ओके तो देखिए, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 रूल्स आपके लिए बनाए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं बस। पहला, आपको रिस्क कितना लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चलूँगा 10K के अकाउंट का। $10,000 का मान लीजिए आप अकाउंट परचेज करते हैं, तो आपको कैसे उसको मैनेज करना है। तो 0.25% का पर ट्रेड का आपको लेना है लॉस। कितना होता है ये $25 होता है। अगर $10,000 का अकाउंट परचेज करते हो आप, तो आपका पर ट्रेड रिस्क आपको कितना लेना है, $50 का, राइट। हाँ, और जो प्रॉफिट टारगेट आपको रखना है, देखिए आपको उसी ट्रेड में सिर्फ एंटर करना है जब आपको चार्ट के ऊपर ये दिख जाए कि यहाँ पे मिनिमम मेरे को 1:2 का इजीली रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन सकता है, मेरा 1:3 का इजीली बन सकता है। 1:2 से कम पे आपको ट्रेड नहीं करना है एक भी। जिस ट्रेड में आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा मूव नहीं दे पाएगी ये ट्रेड, मेरे को $25 का मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे अगर ये $50 या $75 अगर ये नहीं दे सकती है ट्रेड, तो मैं उसमें एंट्री नहीं करूँगा, राइट। तो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड जो आपको मेंटेन करना है वो 1:2 या फिर 1:3 का करना है। ओके, अगर देखिए, और ये आपको करना कब तक है, ये पहले 100 ट्रेड आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ शुरुआत में आप कम रिस्क लें। जब आपको लग जाए कि हाँ मेरी स्ट्रेटेजी प्रॉपर वर्क कर रही है और मैं स्टेबल तरीके से सारे रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ा सकते हो। आप 100 ट्रेड्स के बाद में 0.5% का रिस्क ले सकते हो आप, यानी कि $50 का आराम से यहाँ रिस्क ले सकते हो। और जो टारगेट आप ले सकते हो यहाँ से, अगेन वही 1:2 और 1:3 के हिसाब से आप वहाँ पे ये आपको मेंटेन करके चल रहा है। उससे ज़्यादा कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना है। 0.5% से ज़्यादा आपको, कितने भी अच्छे ट्रेडर आप बन जाओ, रिस्क नहीं लेना है आपको। ओके तो ये आपके लिए ये हो गया। ये जो तीसरा रूल है वो ओवर ट्रेडिंग के लिए है। आपको मैक्सिमम पर डे ट्रेड जो करनी है वो 5 करनी है। आपको कितनी भी ट्रेड मिल जाए एक दिन में, 5 से ज़्यादा ट्रेड आपको कभी नहीं करनी है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर 5 से ज़्यादा आपको ट्रेड मिल पा रही है ना दिन में, यानी कि आप प्रॉपरली हाई अच्छे सेटअप पे काम नहीं कर रहे हो, यानी कि आप कहीं भी एंट्री ले रहे हो। ठीक है, आपका जो प्रॉपर सेटअप है वो जब आपको दिखेगा मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर तभी आपको ट्रेड लेनी है, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करना है। तो 5 से ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं मिल सकती अच्छी ट्रेड एक दिन में, इसीलिए 5 ट्रेड से ज़्यादा आपको नहीं कर रही है, चाहे मिल रही हो तब भी नहीं करनी। ठीक है, चौथा रूल आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंने, क्योंकि देखिए आपका जो प्राइमरी गोल होना चाहिए वो है मेरे को लॉस कम से कम देना है मार्केट को। प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, जब आपका सेटअप बनेगा, लॉस नहीं देना आपको ज़्यादा। तो इसीलिए जब आप ट्रेड ओपन कर देते हो, कोई ट्रेड में एंट्री ले लेते हो, उसके बाद में जैसे ही आपको 1:1 दिख जाता है, यानी कि अगर $25 का आपने रिस्क लिया है, $25 का प्रॉफिट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपका SL ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आना है। ओके, यानी कि वो लॉस फ्री होगी ट्रेड आपकी। अब वो कहाँ तक जाएगी उसको जाने दीजिए अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ओके, इतना या फिर उससे ज़्यादा भी आप लेके जा सकते हो, लेकिन यूँ है हमें सबसे पहले अपने लॉस को अवॉइड कर देना है। ओके, तो ये सिंपल से 4 रूल है। पहला रूल 0.25% का पर ट्रेड का लॉस लेना है आपको, 1:2 या फिर 1:3 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड लेना है, मैक्सिमम ट्रेड 5 करनी है, और 1:1 जब अचीव हो जाए तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे SL रखना है। सिंपल। ओके, अब इसका कितना बड़ा रोल है ये थोड़ा सा मैं अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल गेम चेंजर हो सकता है आपकी साइकोलॉजी के लिए, आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अब देखो, आप एक इमेज के जरिए मैं आपको एक कमाल की चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ। अब इस चार्ट को थोड़ा सा समझिएगा, रिस्क रिवॉर्ड और विन रेट को समझिएगा ये कैसे काम करता है। ओके,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड है, और यहाँ पर ये है कि कितना परसेंट अगर विन रेट होता है आपका तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ओके, देखिए 1:1 की बात नहीं करेंगे, 1:2 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि आप $25 का लॉस ले रहे हो और $50 का मिनिमम प्रॉफिट ले रहे हो हर ट्रेड के ऊपर, ये आप मेंटेन करके चलते हो उतना रिस्क रिवॉर्ड, और सिर्फ आपका 40% विन रेट रहता है। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो आप और उसमें सिर्फ 4 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल रहती हैं और 6 ट्रेड में आप लॉस करते हो, तो भी आप लास्ट में प्रॉफिटेबल रहोगे, समझे आप। और 50% कर लेते हो तो आप तो बेहतरीन ट्रेडर हो, ये समझ लो आप अपने आप को। ओनली 50% ट्रेड, यानी कि आधी ट्रेड में आप लॉस कर रहे हो फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। लेकिन अगर 1:3 का अगर मेंटेन कर लेते हो आप, ठीक है, एक टाइम के बाद में, तो आप मात्र 30% विन रेट के साथ भी प्रॉफिटेबल रह सकते हो। 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड ही आपको सही कर रही है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट का ये कमाल होता है, ठीक है। तो इस चार्ट को हमेशा स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना, और इसको हमेशा ध्यान में रखना कि मेरे को रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा मेंटेन करूंगा मैं, तो बड़े आराम से, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है प्रॉफिटेबल होने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेशन आपको शो करी है जस्ट एग्जाम्पल के लिए, कि आप अगर 1:2 का भी 1:2 का अगर रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हो, ओके, और 50% आपकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है पर 10 ट्रेड, ठीक है। मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेते हो, 5 में आपका लॉस हो जाता है, तो मैंने बताया आपको $25 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना। $10,000 का अकाउंट है तो आपका, ठीक है, बाकी कितने का भी अकाउंट हो 0.25% का आप कैलकुलेट कर लेना। तो 5 ट्रेड में आपको $25 का लॉस हुआ, यानी कि $125 का आपको लॉस होता है यहाँ पे। और अगली 5 ट्रेड में मान लो आपको प्रॉफिट होता है $50 का, क्योंकि 1:2 के आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहे हो, तो मान लीजिए $50 का आपको 5 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, तो $250 का आपका प्रॉफिट बना। तो 10 ट्रेड के बाद में आपका जो नेट प्रॉफिट बना वो $125 का होता है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आप समझे, यहाँ पे आपको चाहिए क्या था, मात्र 50% की एक्यूरेसी। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख लेंगे और टेक्निकल एनालिसिस इतने अच्छी तरीके से आप सीख लेंगे, जो मैंने बताया आपको सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है सिर्फ आपको, वो सब आप करेंगे, तो क्या आप 50% एक्यूरेसी भी नहीं निकाल पाएंगे? अगर आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप डिसिप्लिन से चलते हैं ना, ये केवल रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करके चलते हैं, बड़े ही आराम से 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी आप आराम से निकाल पाओगे। ओके, और 50% एक्यूरेसी पे आपका बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होगा। यहाँ पे बड़े आसानी से आप किसी भी फर्म के अकाउंट को पास कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी फॉलो करो या मत करो मेरी पूरी तरीके से, लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है मेरा, उसको प्लीज़ आपको फॉलो करना है। आपको इसके रिजल्ट आपको ना दिखाई दें तो मेरे को कमेंट में आके बताना। ओके, केवल आप 100 ट्रेड्स में ये करके देखो, 100 ट्रेड्स के बाद में आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसका कितना कमाल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको देना चाहूँगा, आप चाहो तो पहले 100 ट्रेड्स के लिए एक जर्नल भी बना सकते हो अपने लिए। तो मैं आपको एक जर्नल के लिए शीट प्रोवाइड करूँगा, उसको डाउनलोड कर लेना, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। आपको पहले 100 ट्रेड लिखनी है बाकायदा, ठीक है। जो भी ट्रेड लोगे आपको लिखनी है, कैसे लिखनी है वो मैं आपको अभी शीट दिखाता हूँ। तो देखिए, ये वो शीट है जिसका आपको यूज करना है पहली 100 ट्रेड्स के लिए, तो एटलीस्ट आपको करना ही करना है। आपको रिजल्ट देख के मजा आना है तो मेरे से कहना। तो जो भी आप ट्रेड लोगे उसका सीरियल नंबर डालोगे, पहली ट्रेड है जैसे कि डेट डालोगे, स्क्रिप्ट डालोगे, कौन से पेयर में आप ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में कर रहे हो, यूएसडी जेपीवाई में, यूरो यूएसडी, वो डालोगे, बाय किया है या सेल किया है डालोगे, P&L जो भी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा आपको वो यहाँ लिखोगे आप। आपने वो जो ट्रेड ली है वो कितने रिस्क रिवॉर्ड पे लिए, 1:2 के लिए लिए, 1:3 के लिए लिए, और आपने कितना रिस्क रिवॉर्ड आपने बुक किया है वो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लिखना है आपको। जो मैंने 4 रूल्स बताए हैं आपको, उनको फॉलो किया है या नहीं किया है आपने, वो येस और नो लिखेंगे यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे कितना डिसिप्लिन रहे आप। ट्रेड सेटअप आप क्लियरली लिखेंगे यहाँ पे, जो भी मैंने ट्रेड सेटअप आपको बताया है, या फिर कुछ अपना और भी ऐड कर सकते हो, करते हो आप उसमें, तो अपना प्रॉपरली लिखेंगे आपने क्यों वो ट्रेड आपने एंटर किया है उस ट्रेड के अंदर। और जब वो ट्रेड कंप्लीट हो जाए तो आपने उससे लर्निंग क्या ली वो आप इसमें लिखेंगे। अगर कोई स्पेशल लर्निंग है, कोई गलती करी है आपने, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये अगर आपने पूरा शीट अगर 100 ट्रेड्स के लिए फॉलो कर लिया, बिलीव मी गाइज, आपकी ट्रेडिंग पूरी तरीके से बदल जाएगी सिर्फ इस रिस्क मैनेजमेंट प्लान से और इस जर्नल से। तो इसका मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है,
और बाकायदा आपको लिख के ये प्रैक्टिस करना है। ओके, देखिए आखिरी जो पार्ट है हमारा वो है साइकोलॉजी का। अब जब आप ये रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉलो कर लोगे ना, तो आपकी साइकोलॉजी इतनी ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी साइकोलॉजी के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो पहला रूल है, ये जो पहला रूल है साइकोलॉजी में, सिर्फ एक पॉइंट बोलूँगा आपको, इसको मत तोड़ना कभी भी। सिर्फ पूरे इस क्लास के अंदर सिर्फ एक चीज़ मैं अगर बोलूँगा आपको कि जो आपको बिल्कुल फॉलो करनी है, उसको मत अवॉइड करना बस। ये जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए बताया, रिस्क पर ट्रेड का जो है, इसको कभी मत भूलना। केवल आपने इतना भी कर लिया कि भाई ये रूल आपने याद रखा, बाकी सब रूल भले ही तोड़ दिया आपने, तो भी आप जो है आराम से चैलेंज को पास कर लोगे, बिलीव मी गाइस। क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती वही होती है कि हम एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा बड़ा लॉस ले जाते हैं और अकाउंट को टर्मिनेट कर देते हैं। तो कोई भी रूल तोड़ दो, बस ये वाला रूल मत तोड़ना, 0.25% वाला याद रखना बस। ओके, जब 100 ट्रेड्स में अच्छा परफॉर्म कर दो तब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, 0.5 कर देना। तो गाइज ये था पूरा आपके लिए ट्रेडिंग प्लान। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इस वीडियो को दोबारा से देखना अच्छे से, क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैं जो कुछ बताया ना वो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप इसमें सही से आपने इसको फॉलो कर लिया तो बड़े आराम से आप कोई भी चैलेंज को पास कर पाओगे। और बाकी आपको मैं चीज़ें डिटेल में सिखाता रहूँगा, फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह, जुड़े रहिएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ट्रेडिंग को इम्प्रूव करते रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए डिकोडिंग फॉरेक्स हिंदी।